नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर जम्मू डिवीजन की 10वीं कक्षा की वार्षिक रेगुलर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए आज 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है और 10वीं की परीक्षाओं में 88.85% छात्रों ने हासिल यहां पर सफलता कर ली है। यानी कि आप देखिए 88.85% बच्चे आज पास हो गए और 10वीं के परीक्षा परिणामों में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। 90.42% लड़कियां और 87.51% परीक्षा में यहां सफल लड़के भी हुए। बताते चले कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज जम्मू डिवीजन के ही 10वीं कक्षा की वार्षिक रेगुलर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं और साथ ही बताते चले यानी कि इनमें कुल 88.85% छात्रों ने सफलता हासिल की है। मार्च अप्रैल 2026 में आयोजित इस परीक्षा में 50,754 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 45,094 छात्र सफल हुए। इन परीक्षा परिणामों में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है और 10वीं की परीक्षाओं में 90.42% लड़कियां पास हो गई हैं, जबकि लड़कों का यहां पास प्रतिशत 87.51% रहा। शिक्षा अधिकारियों ने इस सफलता का श्रेय यहां छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों की मेहनत को दिया है और उन्होंने ये भी कह दिया कि बेहतर शिक्षण मानक, बेहतर निगरानी और अभिभावकों की जागरूकता ने 10वीं का परीक्षा परिणाम बेहतर यहां पर आप देखिए ला दिया है। यानी कि 10वीं की परीक्षा जिस तरह से हुई थी, जेके बोर्ड का आज रिजल्ट निकल गया है, जिसमें आप देखिए लगातार पास प्रतिशत जो है वो बढ़ गया है। 90.42% लड़कियों ने यहाँ अंक हासिल किए हैं, पास वो हो गई हैं और 10वीं कक्षा की वार्षिक रेगुलर परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिए गए, जिसमें 88.85% ये रिजल्ट आज आया है। तो 10वीं की परीक्षा के परिणामों की आज घोषणा हो गई। दिखाते चले, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी अपडेट, जहां पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगा दिया गया। पार्टी नेताओं ने परिवारों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। ये बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए और कई नेताओं के परिवारों को निशाना यहां पर बनाया गया है। और बताते चले कि यहां उन्होंने ये भी कह दिया कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर मुख्य धारा के नेताओं और उनके परिजनों को निशाना बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे दबाव और साजिशों के बावजूद उनकी पार्टी और उनके नेता डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। क्योंकि ये सुरेंद्र चौधरी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अपनी दुश्मनी जो है ये भाई पे निकालते हैं। पूरे बैच का प्रमोशन होता है, एक आदमी रह जाता है, कौन? सुरेंद्र चौधरी साहब का भाई। क्यों? क्योंकि वो डिप्टी सीएम का भाई है। अच्छा, इसके बाद भी डिप्टी सीएम साहब ने कहा नहीं ना, मैं इनको टक्कर जाऊंगा। जब ये तब भी नहीं रुके, फिर क्या किया? भाई को उठा के यहां से लद्दाख भेजा। लद्दाख भेजा, जब लद्दाख भेजा, लद्दाख में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लद्दाख की हुकूमत ने वापस लिखा, कहा हमें अब इसको चाहिए ही नहीं, आप रख लीजिए, ये हमारी जरूरत, हमें चाहिए नहीं इसको लद्दाख में। अच्छा, जब वापस भेजा, ये लोग और नाराज हुए, इन्होंने जोर जबरदस्ती करके उसको लद्दाख ही पहुंचा दिया। अब इन लोगों का क्या करें? मुकाबला करना हमारा करिए, मेरा करिए, सुरेंद्र का करिए, सकीना का करिए, नासिर का करिए। आप रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आप दोस्तों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आप हमसायों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्या आपकी सियासत इतनी कमजोर है कि आप हमारा सियासी मुकाबला कर नहीं सकते हो? रिश्तेदारों को इसमें लाते हो। और वैसे भी कौन सा इलेक्शन आना है? इलेक्शन तो 34 में हुआ ना, अगला इलेक्शन 29 में होगा। 29 तक इंतजार करिए ना। जो भी आप यहां लाओगे, मैं दावे से आपसे कहता हूं, सुरेंद्र चौधरी साहब उसका जमानत जब्त करके यहां से वापस भेज देंगे, आज से निकले। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पाकिस्तानी आतंकियों ने पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम के बैरसन में कई सैलानियों की मौत के घाट यहां पर आप देखिए उतारा गया था। लेकिन आज भी हर कोई इस घटना को जब सुनता है तो सहर उठता है। यानी कि सैलानियों की वहां पर मौत हो गई थी और आतंकियों की तरफ से एक बड़ी घटना को
अंजाम दिया गया था। जब आज आप उस पूरी घटना को याद करते हैं तो दिल आप देखिए किस तरह से पिसट जाता है। तो पहलगाम हमले की पहली बरसी पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेरने को तत्पर है और भविष्य में उसने भारत की ओर आंख उठाने की भी कोशिश की तो उसका भविष्य में यहाँ पर आप देखिए जो क्या हश्र होगा ये सबके सामने रहेगा, लेकिन विश्व के नक्शे से भी उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भारत के ऊपर कोई भी अगर टेढ़ी आंख से देखेगा तो भारत उसका पूर्णतया, भारत की जांबाज सैनिक, भारत की फौज उसका जवाब देने में सक्षम है। भारतीय सेना देखिए ये कभी भी ना भूला जाएगा और कई माताओं के लालों जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आए थे, कई बहनों के सिंदूर उजड़ गए, कई बच्चों के सिर पर से माँ बाप का साया चला गया। ये ना भूलने लायक है, ना भारत कभी इस चीज़ को भूलेगा। भारत पूर्णतया पाकिस्तान के जो मंसूबे और आतंकी इरादे हैं उनको जवाब देने में सक्षम है और पाकिस्तान कभी भूल करके भी अगर फिर ऐसी हरकत करने की नापाक कोशिश करेगा तो वो जानता है कि वो नक्शे पर अगले दिन से नहीं दिखेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 15 को फिर लाल किले से ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, हमने सिर्फ सीज फायर किया है। ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। अगर पाकिस्तान फिर कोई ऐसी हरकत करेगा तो हम उसका पूरा जवाब देंगे और इस बारी हम सिर्फ ठिकानों पे नहीं रहेंगे, इस बारी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान याद रखेगा। ये जो चीज़ है ये अभी तक चल रही है और इसी संदर्भ में पाकिस्तान को ये चेतावनी भी है कि हिंदुस्तान जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ सीज फायर मोड में है, ख़त्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने देख लिया, अमेरिका ने देख लिया, चीन ने देख लिया कि हिंदुस्तान कौन सा हिंदुस्तान है आज 2026 का। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है या वो 65 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2026 का हिंदुस्तान है। और वो इस बारी घर में घुस के और ऐसा मारेगा कि अगर कोई हरकत ऐसी की इन्होंने कि टेररिज्म फैलाने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महिलाओं के आरक्षण और महिलाओं के अधिकारों को लगातार समर्थन दिया है और भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसे परिसीमन पर आधारित करने का प्रयास से वो खुश नजर नहीं आए हैं। बताते चलें कि कांग्रेस की सीनियर लीडर गीता भुक्कल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के दौरान भाजपा पर सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन से इससे ये स्थापित यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा एक संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी प्रकार की शर्तों के साथ जोड़ना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने भाजपा की इस चाल को लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करार दिया और कांग्रेस के मजबूत रुख का समर्थन किया। इसीलिए ये तो महिला आरक्षण के बिल की आड़ में धोखे से परिसीमन कानून वाला जो बिल है लेकर आना चाहते थे। इसीलिए हमने इसका जो है समस्त विपक्ष ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस तरह के कानून अमेंडमेंट लाने के लिए 2/3 का समर्थन चाहिए होता है। 2/3 समर्थन नहीं मिला। समूचा विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ और औंधे मुंह ये जो है अमेंडमेंट गिरा। और हैरानी की बात है, इतने बड़े लोकतंत्र में जहां संविधान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए दुष्प्रचार पर सड़कों में उतर आए हैं कि महिला आरक्षण का विरोध विपक्ष कर रहा है। आप ये बताएं, जो अमेंडमेंट बिल लेकर आए उसमें कहां पर लिखा है कि 50% सीटें आप बढ़ा देंगे, उसको 850 कर देंगे। कानून में तो यही लिखा था कि 543 में 1/3 तो आप आरक्षण देंगे, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को कोटा विद इन कोटा देंगे। तो ये पूरी तरह से देश की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया है। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 जो है आरक्षण इसमें मिलना था। अगर देना चाहते तो 73rd और 74th अमेंडमेंट की तरह। सेव शारदा कमेटी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ मिलकर श्रीनगर में आदि अष्टम नाम का ही यहाँ एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये कार्यक्रम महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य भागवतपाद की 8 कविताओं की रचनाओं पर आधारित था, जिसमें उनकी आध्यात्मिक और दार्शनिक जो शिक्षाएं हैं उस पर प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम में पुलिस और सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ आप देखिए किस तरह से ये एक बड़ी मुहिम तो चलाई गई। एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों की तरफ से भी इसमें भाग लिया गया, ना कि खिलाफ। एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया है। इस अवसर पर सेव शारदा कमेटी के चेयरमैन रविंद्र पंडिता ने शारदा संस्कृति को बचाने के महत्व पर जोर दिया और सरकार से शारदा यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज में शारदा से संबंधित एक विशेष विभाग स्थापित करने की मांग की। करते हैं इसको। देखिए, आज तो पहले शंकरा जयंती है, जो आदि शंकराचार्य एक कैरेक्टर है हमारे जो इसमें हिंदुइज्म में, जो मैं मानता हूँ, जिन्होंने बुद्धिज़्म से वापस यहाँ पे पुनर्जन्म जो हुआ है हिंदुइज्म का कश्मीर में, उसका बहुत बड़ा नुमाया रोल इनका रहा है। जब इन्होंने एक डिबेट में, उन दिनों कोई डंडे मारने से या पत्थरबाजी करने से नहीं जीते थे एक दूसरे के ऊपर, बाज़ाब्ता डिबेट हुई मंडन मिश्रा के साथ उस शारदा पीठ पे जो आजकल नीलम जिला में है, शारदी गांव में। तो शारदा एक टेंपल की बात ही नहीं थी, खाली एक आदि शंकराचार्य संत की बात ही नहीं है। जो आज हम यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उस तहजीब की हम बात करें, शारदा तहजीब की, और हम उस शारदा यूनिवर्सिटी की खुसूसन बात करें, क्योंकि ये एकेडमिक चीज़ें भी हैं। शारदा यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला से भी पुरानी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे पूरे भरे सगीर से, जैसे मैंने बताया, लोग पढ़ने आते थे। वो आज खंडर की हालत उसकी है। उसको हम 2006 से ऑफिशियल तरीके से चिट्ठीबाजी करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करके, कि उसको दोबारा रिवाइव करा जाए। यहाँ पे भी कई कोशिशें की कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक शोभा कायम किया जाए शारदा का, क्योंकि जो शारदा लिखने का फॉन्ट है, शारदा लिपि जिसको बोलते हैं, नास्तलिक जो है उर्दू आने से पहले वो शारदा लिपि में ही लिखा जाता था। तो गुरुमुखी, टिबेटियन, हिंदी, ये सब सारे जो है उसी लिपि से निकले हुए। तो आज जो महत्व है उसी आदि शंकराचार्य फिलोसफर की जयंती है, और यहाँ पे शंकराचार्य मेला जैसे हम उसको समझते हैं हम सब कश्मीरी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट ने पीर पंचाल अवेयरनेस और साथ ही साथ एनवायरनमेंट और इको डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ मिलकर अर्थ डे कॉन्क्लेव का आयोजन किया और इस मौके पर सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए पर्यावरण सुरक्षा में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम और पुंछ के विधायक एजाज अहमद जान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज बड़ा अच्छा फंक्शन था, आपने इसको पूरे तरीके से कवर किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुरनकोट का जो ये कॉलेज है ये बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, और यहाँ स्टाफ की पोजीशन भी अच्छी है, और पिछले कुछ सालों में इस कॉलेज ने बड़ी तरक्की की है। आपके सामने यहाँ की जो तरक्की है उसका जिक्र हुआ है, उसके लिए मैं यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा और इनके साथ जो इनके काम करने वाले कोलीग्स हैं उन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मुझे यकीन है कि आगे भी ये कॉलेज जो है ये अपना नाम रोशन करेगा। वेरी मच। देखिए, आज सुरनकोट में अर्थ डे के ऊपर एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था, जिसमें किबला मियां अल्ताफ लारवी साहब जो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं यहाँ से सीट से, वो चीफ गेस्ट थे। तो हमें एज ए स्पीकर यहाँ पे बोलने का मैडम ने इनविटेशन दी थी। हम मैम का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ममनून मशकूर भी हैं। देखिए, अर्थ डे के ऊपर ये एक ज़रूरी भी है, क्योंकि 22 को होना था और मैम ने 21 को ये सर की जो अर्ली विजिट हुई उसके लिए पोस्ट इसको प्रीपोन्ड किया, तो ये आज रखा गया। अर्थ डे के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर बच्चों ने उस पर रोशनी डाली है कि क्यों ज़रूरी है। आज के डेट में आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो तवाज़ुन बिगड़ रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, उसमें कहाँ कमियां रह रही हैं, हम नेचर के साथ कहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं, नेचर को किस तरीके से दोबारा से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। और अगर नेचर के साथ हम करेंगे, आप देखते हैं कि वक्त के पहले जो बारिशें हो रही हैं और इतनी नागहानी बारिशें होती हैं जिसमें लैंडस्लाइड्स,
फिर गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाना, फिर बारिशों का ना रुकने का वाला सिलसिला जब शुरू होता है तो ये सारा इसके साथ कोरिलेट होता है। तो हम आज यहाँ पे यही जोर दिया गया कि हर साल जो है माहौलियात को जो है वो बरकरार रखने के लिए प्लांटेशन ड्राइव शुरू की जाए, प्लास्टिक का जो कम से कम इस्तेमाल किया जाए। म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ द्वारा आज जनगणना के सिलसिले में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जनगणना के इंचार्ज खलील अहमद बांडे ने की, जिसमें अलग अलग स्कूलों के टीचर और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान आने वाले दिनों में शहर के अलग अलग वार्ड्स में ही जनगणना प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टीमों का गठन किया गया। इस मौके पर बताया गया कि म्युनिसिपल काउंसिल के दायरे की आबादी ही सही संख्या यहां पता लगाने के लिए टीचर्स और बीएलओ की सेवाएं ली जाएंगी और ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जाएगी, जो पहली बार किया जा रहा है। दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत सारे लोग चूँकि आपको भी जैसे मालूम है कि सेंसस 2027 का प्रोसेस अब शुरू हो गया है। हमने जितने भी इन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइज़र्स को इस काम के लिए लगाया है, उनके साथ एक फ़र्स्ट हैंड इंटरेक्शन हमने आज की है, उनकी आईडीज़ क्रिएट किए हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर उनसे बात की है। इनकी एक डिटेल्ड जो ट्रेनिंग है वो हम ज़रूर कुछ दिनों बाद करवाएंगे। आज चूँकि आईडीज़ क्रिएट करनी थी और इनको ये बताना था कि आप किस वार्ड में और किस इन्यूमरेटर्स ब्लॉक में आपको हमने लगाना है, तो उस बेस पे हम इनसे आज इंटरेक्शन कर रहे थे और ये फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन था हमारा इनसे। हाँ, प्राइमरीली हमारी कोशिश ये है कि जो बीएलओज़ हैं वो हमारे साथ जुड़ें और ताकि हम ज़रा इस काम को और सहल तरीके से कर सकें। कुछ मैक्सिमम टीचर्स हमने शहर से ही लिए हैं, कुछ टीचर्स जो हैं बाहर से, क्योंकि सब टीचर्स को शहर से नहीं लिया जा सकता। स्कूल्स भी सफ़र ना करें, स्कूल्स भी साइमल्टेनियसली अपना काम करें, इसलिए कुछ टीचर्स हमारे बाहर से भी हैं और कुछ शहर से। हाँ, ये डिजिटल मोड से 2027 में जो सेंसस हो रहा है, ये पहली बार डिजिटल मोड से हो रहा है और इसमें पेपरलेस काम होगा और जो है वो लोगों के पास ऑप्शन है, वो सेल्फ इनोमरेशन भी करेंगे और उसके बाद जो हमारा स्टाफ है वो उसको ऑथेंटिकेट एंड वेरीफाई भी करेंगे। ये चूँकि 15 साल बाद सेंसस हो रहा है और लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो आप अपने जहाँ भी आप रहते हैं, आप कोशिश करें कि आप सेंसस में हों और आप इस प्रोसेस में शामिल हों, ताकि आप भी इस जो काउंट हो रहा है इसमें आपका नंबर भी। सुरनकोट के लोगों ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से लेकर यहां टीसीपी तक सड़क की ब्लैक टॉपिंग करवाने की मांग की। लोगों ने प्रशासन से ये काम 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो वो बीआरओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे और इस मामले में लोगों ने डीसी पुंछ से भी हस्तक्षेप की मांग की है। ये बहुत बुरे खड्डे हैं, हम इन खड्डों को बार बार के थक गए। खड्डे हमारे मकान तबाह हो गए, इधर बच्चों की वर्दी यूनिफॉर्म, कॉलेज वाले बच्चों की यूनिफॉर्म खराब हो गई। पूरे दिन ये इधर खड्डे में पूरी बर्बादी होगी सबकी और हमारे घर तबाह हो गए सारे। पानी जाता है घरों के अंदर, पानी जाता है और पीएचई वाले भी इन पाइपों को ठीक नहीं करते। हमने 10 बार बोला पीएचई वाले को कि खड्डे सही है, अपने पाइपें सही करो, वो पाइपें भी सही नहीं करते हैं। ठीक है, डिग्री कॉलेज से लेके हॉस्पिटल तक ये बर्बादी, 3 साल से ये रोड खराब है। 3 साल से हमने 3-4 बार पहले भी इंटरव्यू दिए, इधर पूरी रोड खराब है। ये 7 साल में इस रोड की कोई ड्रेनेज पे काम नहीं हुआ और ना ही ब्लैक टॉप डाली गई, ना स्लैब डाला गया, कोई भी काम इस रोड पर नहीं हुआ है कि 10 दिन में अगर इस रोड के खड्डे, इसकी नाली और इस पे ब्लैक टॉप या स्लैब का प्रोसीजर हमें कहीं दिखा नहीं काम होता तो हम रोड पर बैठेंगे और सारी आबादी को लेकर बैठेंगे। तमाम डीडीसी बीडीसी सरपंचेस जो हैं वो सोहेल साहब के साथ हैं, यहाँ की आवाम साथ है और हम आज ये ऐलान करते हैं यहाँ से कि इस रोड का अगर 10 दिन में काम नहीं हुआ तो हम इनकी सदारत में इस रोड पर आकर बैठे। कि आज हमारी तरफ से एक अल्टीमेटम है, अगर इस रोड को जल्द अज जल्द जो है वो इसको रेस्टोर नहीं किया गया, इसकी ब्लैक टॉपिंग नहीं की गई तो हम एक इनडेफिनेट जो है स्ट्राइक शुरू करेंगे। उसके जिम्मेदार जो है वो गिरफ्त होगी, उसका जिम्मेदार जो है डिप्टी कमिश्नर पुंछ होगा, एसडीएम सुरनकोट होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कॉलेज है, हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्टर्स चलते हैं दिन को, ट्रेडर्स चलते हैं, एम्प्लॉयज़ चलते हैं, कम से कम हज़ारों बच्चे जो हैं दिन को इस रोड पर ट्रैवल करते हैं, जो यहाँ से लेकर जो है कॉलेज तक या कॉलेज से लेकर हाई सेकेंडरी, 2 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, पुलिस स्टेशन है यहाँ, मतलब पूरा हुकूमती निज़ाम यहाँ पर है। और आप इस रोड की हालत देखें अमीरुद्दीन जरगर साहब और आकाश साहब कि ये किसी तरीके से भी चलने के काबिल नहीं है। दिस इज़ ए क्लियर कट वार्निंग कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जनाब, 10 दिन के अंदर अंदर अगर इस रोड पे एक्शन नहीं हुआ तो हम फिर अपनी कार्रवाई करना जानते हैं।
तो जम्मू के बाहूफोर्ट के निवासी प्रभजोत सिंह की गुरुवार रात ही गंधू बलेसा में हुए सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। प्रभजोत सिंह अपने मित्र विजय के साथ 3 दिन से भलेसा में रह रहा था और सोमवार रात करीब 9 बजे चंदवारी से गंधू लौट रहा था कि हादसे का शिकार हो गया है। गंधू जेई सड़क मार्ग पर ही आप देखिए कि दलमेड़ा के पास वाहन रुकने के बाद प्रभजोत सिंह जब बाहर निकले तो अचानक 300 फीट गहरी खाई में गिर गए और पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और एसडीएम अरुण कुमार बड़याल के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। देखिए, तकरीबन कल रात को 9:30 बजे जैसे ही हमारे पुलिस स्टेशन में मैसेज आया कि वन पर्सन नेमली प्रभजोत चलोत्रा सन ऑफ कौशल चंद आरो बाहूफोर्ट जम्मू, उनको तकरीबन गुंदोजाई रोड के पॉइंट दिलमीरा करके एक जगह है, तो 250 फीट नीचे जो है उनकी बॉडी को पाया गया और पुलिस जो है वहाँ पे स्पॉट पे पहुँची। फिर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट हुआ और एसडीएच गुंदो में जो है डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस एंड प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अंडर द रेलिवेंट सेक्शंस एंड अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ। पोस्टमार्टम हो चुका है और फर्दर जो भी इसमें कार्रवाई बनेगी तो पुलिस जो है, मेरे साथ एसडीपीओ साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, तो इसमें जो है थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कठुआ जिले के पंडौरी क्षेत्र में गुज्जर समुदाय के एक व्यक्ति की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान हाफिज मोहम्मद के रूप में हुई, जो पंडौरी के निवासी थे। परिजनों का कहना है कि यह हत्या हो सकती है। उन्होंने पुलिस से मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है और साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताते चलें कि स्थानीय स्तर पर छानबीन अभी की जा रही है। उधर आए थे हमारे मतेर मामू, मतलब रियल वाले नहीं, दूसरे। तो मेरे नानू की दूसरी शादी हुई थी, उधर आए थे वो और मेरे भाई भी गए थे शादी में। उन्होंने क्या किया, उधर ही उनको दाड़े शाड़े मार के बंदे शंदे बुला के झगड़ा शुगड़ा किया। उस एक भाई की मौके पे ही डेथ हो गई। तो क्या लड़ाई भी हुई थी? कोई लड़ाई हुई, यही मौके पे ही डेथ हो गई। उधर ही उनको पता नहीं क्या रंजिश है शुरू से, मतलब मेरी मम्मा के साथ ही वो रंजिश रखते थे। हम तो सोचते थे कि वो हमारे मामू है, मगर उनको पता होगा ना कोई मामू है, कोई चाचू के बेटे है, उनको पता होगा कि हमारे साथ क्या रंजिश है। हमें तो खुद नहीं पता कि उन्होंने हमारे साथ क्या रंजिश निकाली है। हम मीडिया के माध्यम से लोगों से चाहते हैं कि हमारी न्यूज को आगे से आगे मतलब हमें सपोर्ट करें और हमें इंसाफ दिलाएं। मैं तेरे बच्चे को गया था, वो तो बाद आया, मैं आई के देखा मेरा एक पुत्र लेबा, मैं बुलाया, मैं क्या मेरा पुत्र कुत्ते है, मेरा पुत्र कुत्ते है, उसी तो आई लगे लेके मैं क्या ठीक हो, मैं आया इतने आने की पूरा ही गया, मेरा पुत्र पूरा ही गया, मैं इतने फिर से मेरा ले गए लोग। कठुआ में गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लोग गर्मी और धूप में घंटों कतारों में लगने को मजबूर हैं। महिलाएं भी घरों से निकल रही हैं, गैस एजेंसियों का रुख करने को मजबूर हैं और साथ ही साथ यहां गर्मी में लंबी लाइनों में खड़े होने से कई महिलाएं बीमार भी हो गई। सिलेंडर की आ रही है समस्या और क्या आ रही है। इन्होंने मंगलवार की बुकिंग की हुई थी, इन्होंने बोला ले जाना, फिर पिछले मंगलवार को की थी, फिर कल बुलाया, कल भी हम लोग आए थे तो कल इन्होंने नहीं दिया, बोलते उधर जाओ ओटीपी लेके, पर्ची नहीं दे रहे थे। कल आए तो उधर देखा तो बंद है, इधर बताया ही नहीं। इधर आज ऑटो वालों ने बताया कि यहाँ पे मिल रहे हैं, आज इधर आया। कब से खड़े हैं आप यहाँ? अगर 10 बजे के खड़े हैं, 2 घंटा हो गया, तो वही खराब हो गई है, तो 3 दिन से क्या करें। सिलेंडर तो चाहिए ना, बच्चों को छोड़ के। रेलवे स्टेशन से आई हूँ मैं। रेलवे स्टेशन से? हाँ, रेलवे स्टेशन से आई। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਤਲਬ 80 ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 50 ਸਿਲੰਡਰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 30 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਆਖਦੇ ਸਾਂਬੇ ਦਾ ਗੱਡੀ ਆਵਾਦੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਂਬੇ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੁੱਜੇ। ਅਸ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੰਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋ? 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਛੋਟੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ 80 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ 50 ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ, 30 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਠੂਆ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਸਤੇ ਆਈਏ ਸਿਲੰਡਰ ਚ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗਣ। आरसपुरा में इन दिनों गेहूं की कटाई का काम जोरों पर है, लेकिन किसानों की चिंता भी उतनी ही बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि हर साल की शॉर्ट सर्किट या अन्य लापरवाहियों से
खेतों में आग लग जाती है और इस बार भी प्रशासन ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। किसानों ने कटाई के ऐसे संवेदनशील समय में पंचायत स्तर पर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तैनाती की मांग की और किसानों का कहना है कि ऐसा होने से ही फसल को आग से बचाया जा सकता है। देखो इस टाइम जी फसल साड़ी बिल्कुल ओके तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल रेडी है पके और कटाई वटाई जी शुरू हो गई है। बेसिकली थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम आती है कि हर साल की होता है कि किसी ने बत्ती की मतलब सर्किट शार्ट होने नाल कोई चंगियाला पै जाए, अग लग कई बारी मतलब अपनी के बच्चा बुच्चा कोई गलती कर दिंदा है, कई बारी ब्याह शादी होंदी कोई पटाके पटूके डाल चलांदे ते फसल विच पै जांदे आ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜਣੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 5-10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 2-2 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਗ ਮਮਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਤੱਕ ਕੁਤਮਜਾਨ ਤੱਕ पूरा इलाका तबाह हो गया है। तो बस ये हो। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।